Let's start solution of performance evaluation test of triangles and quadrilaterals. आपका फर्स्ट क्वेश्चन था 1 मार्क का सेक्शन ए. इन अ क्वाड्रिलेटरल्स डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स. बेटा सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होनी है. आपको क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको कंसेप्ट कितना क्लियर है. क्या बोल रहा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है राइट एंगल्स पे. तो क्वाड्रिलेटरल कौन सा हुआ इसमें डायगोनल बाइसेक्ट करती है राइट एंगल पे? या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा. अब हमें क्या बोला है, स्क्वायर और रोम्बस दोनों में ही आपको क्या पता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल. आपको 3 साइड दे दी. इसका नाम यदि हमने ए बी सी डी लिखा, ए बी बी सी ए डी तीनों 6 है. पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी. तो बेसिक कंसेप्ट सिंपली ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर और रोम्बस हो, दोनों में डायगोनल बाइसेक्ट करती है 90 पे, तो सारी साइड इक्वल होंगी. ये तीनों साइड 6 है तो ये भी क्या होगा 6. तो आंसर क्या आएगा 6 सेंटीमीटर. ठीक. सेकेंड क्वेश्चन था ऑल द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल यू नो जिसकी डायगोनल्स अंदर हो. हमने जितने शेप्स पढ़े हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, ऑल ऑफ देम आर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, है ना. ये हमने फर्स्ट डे डिस्कस किया था. तो बोल रहा है कि ऑल द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट. सारे एंगल कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल. इक्वल मतलब सारे एंगल 90 डिग्री. तो या तो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, ये आपको याद आ जाना चाहिए. अब बोल रहा है हाउएवर नॉट ऑल इट्स साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. सारी साइड इक्वल नहीं है. स्क्वायर कैंसल, बचा क्या रेक्टेंगल. तो व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इट? आंसर क्या आएगा रेक्टेंगल. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर दिस, देन स्मॉलेस्ट एंगल इज. हमको चारों एंगल दिए हैं और स्मॉलेस्ट एंगल पूछा है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल यूज़ करेंगे. ज़्यादा मार्क्स में आएगा तो पूरा लिख करके करेंगे, 1 मार्क में है तो कम स्टेप में. तो 2x है, x है, x है, x है, तो 2 3 4 5x. 5x हो गया. x तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. अब हमें क्या ऐड करना है 35, 65 प्लस 70 एंड माइनस 30. तो इस 30 में से यदि मैं 35 को माइनस कैंसिल कर दूं तो 5 बचेगा. 65 प्लस 5 क्या हो गया 70, 70 प्लस 70 140. आप ढंग से लिख करके भी कर सकते हैं इस तरह से कि 2x प्लस 35, x प्लस 65, x प्लस 70 एंड x माइनस 30. तो ये तो आपका ऐड होके 5x आएगा. आपने इनको ऐड किया तो ये माइनस 30 किसी में से भी माइनस करो, इसमें से भी माइनस कर दिया तो ये 40 बचेगा प्लस का. 60 40 100, 135 140. तो 5x प्लस 140. फाइनली यू विल रीच एट दिस कंक्लूजन ओनली. हाँ, कितनी कम स्टेप्स में करते हो. 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपका एग्ज़ाम MCQ बेस्ड होने वाला है, तो आपको कम स्टेप्स में करना है क्योंकि सॉल्यूशन शो करने की ज़रूरत नहीं होती. और टोटल सम कितना होता है 360. तो 140 को हम 360 में से माइनस कर दें तो क्या बचा 220. तो x हो गया 220 डिवाइडेड बाय 5, 44 डिग्री. x की वैल्यू आ गई 44 डिग्री. अब हमें क्या निकालना है स्मॉलेस्ट एंगल. तो आपको पता है बाकी सब में कुछ ऐड हो रहा है. सबसे छोटा क्या होगा x माइनस 30. तो हम 44 में से 30 डिग्री माइनस कर दें. स्मॉलेस्ट एंगल आपका क्या आ गया 14 डिग्री. सारे निकालने की ज़रूरत नहीं है. आपको पता है x प्लस 70 सब में ऐड हो रहा है, बस इसी में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यही स्मॉलेस्ट एंगल है. अच्छा, यदि पूछा होता ग्रेटेस्ट एंगल तो हम कौन सा निकालते. हमको पता है ये 2x वाला, ये डबल हो गया प्लस 35. तो डेफिनेटली ये ज़्यादा होगा क्योंकि 44 2 ज़ा 88, 88 प्लस 35 हो जाएगा, ये 123 डिग्री होगा. पर x प्लस 70 करोगे तो 44 प्लस 70 114 डिग्री. दैट विल बी स्मॉलर, है ना. तो आपको पता चल गया स्मॉलेस्ट पूछा तो सिर्फ स्मॉलेस्ट निकालो, सारे एंगल निकालने का कोई सेंस नहीं है. तो इसका आंसर हो गया 14 डिग्री. नेक्स्ट है ऑल पैरेललोग्राम्स आर. सारे पैरेललोग्राम क्या होते हैं, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम. एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए ट्रेपेजियम, पर मैंने क्वाड्रिलेटरल को भी मार्क कर दिया क्योंकि ऑप्शंस नहीं है इसमें.
फिल इन द ब्लैंक है, तो कुछ बच्चे क्वाड्रिलेटरल भी लिखते हैं, है ना, लिखा ही है आप लोगों ने, कुछ ने क्वाड्रिलेटरल लिखा है, कुछ ने ट्रेपेजियम लिखा है, दोनों में मैंने मार्क्स दिए हैं। बट इसका परफेक्ट आंसर यदि पूछा जाए तो इट शुड बी ट्रेपेजियम। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है पर ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं है। वो जो हमने बातें की थी ना कि रोम्बस स्क्वायर नहीं है पर स्क्वायर रोम्बस है, उस कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन बनता है कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, क्योंकि उसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑन द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या बोला है? 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। तो हमने तीनों को क्या ले लिया? x x x, तो तीनों का सम क्या हो गया? 3x प्लस, एंड द फोर्थ एंगल इज 144, टोटल सम कितना होगा? 360। तो 3x इक्वल टू 360 में से माइनस कर दें 144, क्या बचेगा? 216। और 3x है तो x क्या हो गया? दिस डिवाइडेड बाय 3, 3 से 1 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 72 डिग्री। क्या पूछा है? फाइंड ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स, तो सारे इक्वल एंगल x x x, तो आंसर क्या होगा? 72 डिग्री। बाकी के तीनों एंगल 72 डिग्री के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? 360। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है, सारे पढ़ना, बिना पढ़े नहीं करना। 4 टाइम्स राइट एंगल, तो राइट एंगल भी 90 है, 94 ज़ा भी क्या हो गया? 360, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। 2 टाइम्स स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री, 180 का डबल भी क्या हो गया? 360, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। हाँ, सिर्फ एक लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यू शुड रीड ऑल द ऑप्शंस इन सच केस। थोड़ा सा ध्यान से, ऐसे बिना सोचे समझे कि पहला करेक्ट है तो बाकी गलत होंगे, ज़रूरी नहीं है। अब नेक्स्ट इफ पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम देन एंगल क्यू माइनस एस की वैल्यू। यदि पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है तो क्यू और एस क्या है? अपोजिट एंगल। बिना डायग्राम बनाए भी आप समझ सकते हो कि पी क्यू आर एस, तो क्यू एंड एस अपोजिट होंगे, पी आर अपोजिट होंगे। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इक्वल एंगल्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे, डिफरेंस निकालना है, आंसर क्या आएगा? 0, 10 - 10 0, 90 - 90 0, तो आंसर इज 0 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। इसमें सारे ही निकालने हैं, तो आप इसको रेशियो से भी कर सकते हो, रेशियो से ज़्यादा इजी पड़ता है। तो इनका सम ऑफ रेशियोज निकालो, तो कितना हो गया? 17 + 13 30 हो गया। सम ऑफ रेशियोज इज 30 और टोटल सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 360। तो 360 डिवाइडेड बाय 30 करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 12। तो सीधे 12 से मल्टी, मतलब ऐसे लिखते 3/30 × 360। तो ये बेटा हर बार कैंसिल होके क्या आएगा? 12। तो 12 3 ज़ा 36, 12 5 ज़ा 60 डिग्री, 12 9 ज़ा 108, 12 × 3 13, 12 3 ज़ा 36 का 6 कैरी 3, 12 1 ज़ा 12, 13 14 15 156 डिग्री। ये आपके सारे एंगल्स आ गए, है ना। आप इसको लीनियर इक्वेशन से भी कर सकते थे कि 3x + 5x + 9x + 13x = 360, तब भी आपकी x की वैल्यू क्या आती? 12 डिग्री। फिर आप उससे मल्टीप्लाई करते 3x 5x, तो भी आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ इन अ पैरेललोग्राम EFGH, एंगल E और F गिवन है और एंगल G कैलकुलेट करना है। EFGH में E और F क्या हुआ है? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंड एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। इन दोनों का सम कितना होगा? 180। एंगल E + F = 180। रीज़न, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्यों होते हैं? कि लाइंस पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये सब लिखना नहीं है, 1 मार्क के सीधे ऐड कर दें तो 2x + 3x क्या हो गया? 5x + 35 - 5 + 30, दिस इज इक्वल टू 180। ये 30 उधर जाके माइनस हो गया, 150 डिवाइडेड बाय 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 30 डिग्री। x 30 आ गया। हमसे एंगल कौन सा पूछा है? g किसके इक्वल होगा? e के। तो हम e की वैल्यू ही कैलकुलेट करें, तो 32 × 60, 60 + 35, आंसर क्या आया?
95 डिग्री। दिस इज़ हाउ यू शुड प्रोसीड व्हेन यू हैव टू सॉल्व MCQs। स्टेप्स कम से कम, पर यदि आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो कोई बात नहीं, आप पूरा लिख करके करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर पूरा लिखो 2 × 30 + 35। आप डायग्राम भी बना सकते हो, यदि आपको ऐसे ना पता चले तो आपने EFGH लिखा, आपको पता चल गया E and G आर अपोजिट एंगल्स, तो G की वैल्यू निकालनी है मतलब E निकालना है, ठीक है। तो 2 × 30 60, 60 + 35 भी क्या होगा 95। कम स्टेप्स में कर सको तो बेस्ट है, बट एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हमने टाइम कम लगाया पर हमने एक्यूरेट नहीं किया तो उसका कोई मतलब नहीं है, हमारे मार्क्स तो कट गए। तो मार्क्स तो चाहिए हमको, है ना। तो टाइम लगे तो कोई बात नहीं, पर एक्यूरेट होना ज़रूरी है। अब है स्क्वायर इज डैश एज वेल एज डैश। आपको पता है स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल भी है और रोम्बस भी है। तो स्क्वायर इज रेक्टेंगल एज वेल एज रोम्बस लिखो, या स्क्वायर इज रोम्बस एज वेल एज रेक्टेंगल लिखो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन रेक्टेंगल एंड रोम्बस आएंगे। नाउ सेक्शन बी, 2 मार्क्स ईच। फाइंड x इन द गिवन फिगर। इसमें आपको x कैलकुलेट करना है और ये भी एक्चुअली आपको सॉल्यूशन नहीं भेजना है। हाँ, इसका सॉल्यूशन नहीं भेजना है तो आप डायरेक्टली क्या लगा सकते हो, जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। यदि हमने इस शेप पे ध्यान दिया तो ये एंगल 36 है, ये एंगल 44 है, तो ये एंगल इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होगी। तो 36 + 44 क्या हो गया 80, तो ये एंगल आपका हो गया 80। अब इस ट्राइंगल पे फोकस करें तो ये ट्राइंगल की साइड, ये ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड, तो x जो है इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होगी। तो 80 + 50 क्या हो गया 130, तो x की वैल्यू आ गई 130। ठीक, सिंपल कंसेप्ट पे डायरेक्ट लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। ये भी आपका एंगल्स की वैल्यू पे बेस्ड है। एंगल B 45 डिग्री है, एंगल C 55 डिग्री है। AD ने बाइसेक्ट किया है एंगल A को, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एंगल ADB, ये वाला एंगल। तो पहले x की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो आपका क्या होगा, बड़े वाले ट्राइंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो 45 + 55 इज 100, तो 100 + 2x = 180, तो 2x = 80, x की वैल्यू क्या आ गई 40। तो ये पूरा एंगल 80 और ये पोर्शन कितना है 40। अब यदि ये एंगल पूछा है तो इन दोनों का सम होगा, तो 40 + 55 ये क्या हो गया आपका 95, और ये वाला एंगल पूछा है तो इन दोनों का सम होगा, तो 40 + 45 इज 85। तो आंसर प्रॉपर एंगल का नाम लिख करके लिखना चाहिए। यू शुड राइट एंगल ADB = 95 एंड एंगल ADC = 85। या यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो पहले ADB लिखो फिर ADC लिखो। 95, 85, 85, 95 कर दोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। ये छोटी सी बात है, ध्यान रखो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, सेक्शन C। इसके सॉल्यूशंस आपको PDF सबमिट करनी थी, राइट। तो इसमें क्या बोला है, इन द गिवन फिगर P and Q are points on the diagonal BD, ABCD आपका पैरेललोग्राम है, सच दैट DP और BQ इक्वल है। ये वाली साइड, ये DP एंड BQ आर इक्वल, ठीक है। अब हमको क्या बोल रहा है, प्रूव दैट ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट है CPBQ के। ट्राइंगल APD और CQB इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो आपको पता है अपने NCERT में क्वेश्चन किया है, AD BC के इक्वल है। रीज़न क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये ऐसे Z बना रहे हैं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और तीसरा हमारा DP = ये P है और ये Q है। DP = BQ हमको गिवन है। तो आपका एक हुआ AD = BC, एंगल ADP = एंगल CBQ। रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसका रीज़न है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी अपोजिट साइड्स। मैं वहाँ एंगल्स लिख रही थी तो मैंने एंगल्स लिख दिया, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तीसरा DP = BQ, दिस इज गिवन।
और स्टार्टिंग में इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू पी। तो ये साइड, ये एंगल, ये साइड बाय एस ए एस, ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू पी। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सी पी सी टी से क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज ए पी इक्वल टू सी क्यू, ए पी इक्वल टू सी क्यू बाय सी पी सी टी। ठीक, सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए क्यू बी और सी पी डी, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हम ये ले लें, तो क्या हो गया, इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी, इसमें भी ए बी इक्वल टू सी डी है, रीज़न यही अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। फिर आपका ये वाला एंगल इसके इक्वल है, यहाँ पर इधर z बन रहा है, तो एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल सी डी पी, रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और डी पी इक्वल टू बी क्यू। तो बी क्यू इधर है, डी पी इधर है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो बाय एस एस, फिर से एस एस लग गई, ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी। अब हमें प्रूव करना है ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, तो हम इसकी सी पी सी टी से लिख दें ए क्यू इक्वल टू बी सी, दिस इम्प्लाइज ए क्यू इक्वल टू सी पी बाय सी पी सी टी। फिर हमें जो थर्ड पार्ट में प्रूव करना है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इन ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू में क्या है, ए पी सी क्यू के इक्वल है और ए क्यू सी पी के इक्वल है। इसको आप दे दो फर्स्ट, इसको आप दे दो सेकेंड, तो इसका रीज़न हो गया फ्रॉम 1 फ्रॉम 2। तो दोनों अपोजिट साइड्स, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो दिस इज अ पैरेललोग्राम। दिस इम्प्लाइज ए पी सी क्यू इज पैरेललोग्राम, इज बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। लास्ट में हेंस प्रूव्ड, दिस इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड, है ना। ये सॉल्यूशन आपका इसका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही था। इसमें आपको क्या गिवन है, ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, जिसमें ए डी एंड बी सी आर इक्वल, और ये वाली साइड्स आपस में पैरेलल हैं, ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके इक्वल है। तो हम कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, हम यहाँ से एक लाइन बनाएंगे इसके पैरेलल, और इस साइड को एक्सटेंड किया, जो इंटरसेक्ट कर गया पॉइंट ई पर। दिस इज ए बी सी डी। अब आपको क्या पता है कि ये वाली साइड इसके इक्वल थी और ये पैरेललोग्राम बना तो ये इसके इक्वल है, तो इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, गिवन ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम, या इसकी जगह हम सीधे लिख सकते हैं इन ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी बी सी के इक्वल है। टू प्रूव ये 3 पार्ट दिए आपको, एनसीईआरटी में ज़्यादा थे, इसमें एक पार्ट कम कर दिया है मैंने। टू प्रूव एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ट्राइंगल मैंने एंगल सी इक्वल टू एंगल डी रिमूव कर दिया था, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू बी ए डी एंड डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी। 3 पार्ट्स आपको गिवन है। तो आपको क्या पता है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्रूफ गिवन हो गया, टू प्रूव वहाँ पे हो गया, कंस्ट्रक्शन हमने लिखी नहीं है। क्या हुई, ड्रॉ सी ई पैरेलल टू डी ए टू इंटरसेक्ट ए बी प्रोड्यूस्ड एट ई। हमने सी से एक लाइन बनाई सी ई जो इसके पैरेलल है, जो ए बी को एक्सटेंड करने पे या प्रोड्यूस करने पर ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हो गई। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट
प्रूफ। अब आपको पता है कि ये इन ट्राइंगल बी सी ई, इन ट्राइंगल बी सी ई पहले हमें लिखना पड़ेगा ए डी इक्वल टू सी ई। इन ट्राइंगल बी सी ई के पहले हम लिखेंगे इन ए डी इज पैरेलल टू सी ई एंड ए ई इज पैरेलल टू डी सी, है ना। ये आएगा इसके पहले, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। दिस इम्प्लाइज ए डी सी ई इज पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम हो गया, इसका मतलब ए डी इक्वल टू सी ई। रीज़न क्या हुआ? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ए डी सी ई के इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल है। इसको फर्स्ट दिया, इसको सेकंड दिया। तो इन ट्राइंगल बी सी ई फ्रॉम 1 and 2 क्या रिजल्ट आ गया कि बी सी एंड सी ई इक्वल है, बी सी सी ई के इक्वल है। इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड इक्वल है, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल। तो साइड अप इक्वल है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो बी सी के अपोजिट है एंगल बी ई सी। दिस इम्प्लाइज एंगल बी ई सी इक्वल टू एंगल सी बी ई, सी के अपोजिट सी बी ई। रीजन एंगल अपोजिट टू, इसको एक्स ले लें, दिस इज इक्वल टू एक्स, नहीं तो हर बार ये लिखना पड़ेगा, है ना। तो दिस इज इक्वल टू एक्स। रीजन हो गया एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक, अब हमारा ये पार्ट हो गया, तो अब हमारा ये एंगल इक्वल हो गया। अब हम क्या लेंगे कि ये एडजेसेंट एंगल्स, एंगल ए प्लस ई इक्वल टू 180। नाउ वी विल राइट एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू 180। रीजन एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, तो एंगल ए तो ए है, ई की जगह क्या आ गया एक्स, तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस एक्स। इसको हाईलाइट करके थर्ड दे दिया। फिर हम बोलेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई इक्वल टू 180। रीजन लीनियर पेयर, पर सी बी ई इज एक्स, तो एंगल बी प्लस एक्स इक्वल टू 180। दिस इम्प्लाइज एंगल बी की वैल्यू भी क्या आ गई 180 माइनस एक्स, दिस इज फोर्थ। तो फ्रॉम 3 and 4, थर्ड और फोर्थ से आपको क्या मिल गया, एंगल ए एंगल बी दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही 180 माइनस एक्स के इक्वल है, तो दोनों आपस में इक्वल है। अब हमें क्या प्रूव करना था? अब हमें प्रूव करना है ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। तो अब हम सीधे ट्राइंगल ले लें। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड बी ए डी, ये डायगोनल्स को भी ज्वाइन किया आपने। अब हम ले लेंगे सीधे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये हमने क्या किया है प्रूव कर दिया है। तो रीज़न हो गया प्रूव्ड अबव। या आपने इक्वेशन नंबर दिया है तो आप वो लिख सकते हो। ए डी बी सी के इक्वल है, बी सी इक्वल टू ए डी हमें क्वेश्चन में गिवन है। और ए बी इक्वल टू बी ए, ये वाली साइड दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। रीज़न कॉमन, तो बाय ये साइड, ये एंगल, ये साइड, बाय एस एस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सी पी सी टी से ए सी इक्वल टू बी डी। दिस इम्प्लाइज ए सी इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी। दिस वॉज द लास्ट पार्ट जो आपको प्रूव करना था। तीनों पार्ट प्रूव हो गए, तो हम एंड में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, विद दिस योर पेपर डिस्कशन इज ओवर। आई होप आपने अच्छा किया होगा, है ना। तो जो भी क्वेश्चन में गड़बड़ हुई, कंसेप्ट मिसिंग है या कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, उन सब चीज़ों पे फोकस करो। हाँ, आपकी कॉपीज़ भी आपको मिली चुकी हैं, तो आप एक बार इसको फोकस करें कि कहाँ पर गड़बड़ हुई। MCQs वाला मिल चुका है आपको सॉल्यूशन, राइट। ये PDF वाला भी मिल जाएगा।
1-2 दिन में मिल जाएगा। बट द थिंग इज़ कि आपको अब सॉल्यूशन पता है, आपने क्या किया ये भी आपको पता है, तो यू शुड फोकस ऑन योर मिस्टेक्स। एंड यदि किसी भी कंसेप्ट में डाउट है, वापस से वो वाला क्लास वापस से जाके देख सकते हो आप। और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो मुझे व्हाट्सएप करो, है ना। पर सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो बेटा, उनको अनअटेंडेड मत छोड़ो, नहीं तो वो बहुत बाद में और बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।